तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्द ही आपका मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर आने वाला है। ये मैं बेसिक के पेपर की बात कर रहा हूँ और जो ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ ना आपको, इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते हैं पेपर में। इसमें जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये कोड में दिखा रहा हूँ आपको 4313, जैसे ये इस कोड का हो गया। अब देखो, अब मैं वीडियो सीरीज लाने वाला हूँ। जैसे इस कोड का ले आया, फिर इस कोड का ले आया, फिर अगले कोड का ले आया, और ये सारे बेसिक के पेपर हैं। ठीक है, कोड वाइज में इसके एमसीक्यू आपको बताने वाला हूं। अभी इस वीडियो में आपको इस कोड के सारे एमसीक्यू मैं आपको यहां पर सोल्व करवाने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, देख लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनको शुरू करूं, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना शुरू करूं, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th जो मैथ्स में आपका पेपर हुआ था, ये कोड का, ठीक है, 43031 सेट 1, इस कोड को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करना शुरू करते हैं मैथ बेसिक का। ठीक है, तो देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन आया था, ये दे रखा था आपको 80 डिग्री। अब देखो आपको पता है पी ए इक्वल्स टू पी बी होता है। एक्सटर्नल जो ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो पी ए बराबर पी बी होता है। तो यानी कि देखो ये ट्रायंगल बन गए एक। अब ये एंगल दे रखा है 80 और ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये 80 है, अगर ये दोनों मिलके 100, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो ये 80 है तो ये कितना होगा 50, ये भी 50, तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 50 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² माइनस का 9kx प्लस का 5 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स में देखो, हम इसको ये में मिटा देता हूं ना, रियल देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के केस में हमारे पास क्या होता है, d इक्वल टू 0। अब b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ पे b कितना है आपके पास, माइनस का 9k। ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है ना, माइनस का 9k का होल स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है, ये 5। ठीक है, a की वैल्यू भी 5 है और c की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 0। अब 9k का होल स्क्वायर करेंगे तो 81k² और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 25 4 जा 100। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 81k² इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा 100 और k² बराबर क्या कर दूंगा 100/81। अब देखो ये k² है, जब भी इसका रूट करेंगे ना, अब इधर प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 100/81। अब देखो 100 का रूट क्या होता है 10 और 81 का कितना होता है 9, तो आ जाएगा अपना प्लस माइनस 10/9। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, 10/9 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मैं इसमें ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ, या नहीं रेड ही सही है। ठीक है, रेड ही ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1 एंड 5 एंड 6 है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं डायरेक्ट लगा दूँ 6, देखो ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला होता है आपके पास x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है आपके पास 6, ठीक है, और यहाँ पे x1 कितना है माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, 6 माइनस और -1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 माइनस y1 -2 और -5, तो ये कितना हो गया -2 और -5, यह लिख देंगे -2 और -5, माइनस ऑलरेडी है ना। ठीक है, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो गया 6 1 7 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 5 और 2 7 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 49 कितने होता है आपके, तो ये 98 सॉरी। ठीक है, 98। अब इसका रूट कर लो आप, देखो इसमें से देख लेते कौन सा आता है, तो इसका आप कर लेना सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं जैसे 3 की टेबल से जा रहे हैं ना, ये 3 नहीं 2 की टेबल से जा रहे हैं। ठीक है, 2 या फिर 4 से कर लेते हैं, नहीं 2 से कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8 है ना, मतलब 49 × 2 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे।
ठीक है 49 2 जा 8 98 होता है ना तुम्हारे 49 49, ठीक है ऐसे लिख लिया। अब इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 2। अब देखो 7 दो बार आ गया तो बाहर निकल जाएगा 7 और अंदर क्या बच जाएगा √2, तो 7 √2 इसका आंसर आ जाएगा 7 √2, बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है मैंने देखो 98 को ऐसे लिख दिया 49 × 2, अब 49 को क्या लिख सकते हो 7 × 7 × 2, 7 7 दो पैर गए एक बार बाहर आ जाएगा और √2 अंदर का अंदर आ जाएगा 7 √2 इसका आंसर है। ओके दोस्तों तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है तो देखो इस तरह से पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी। ओके अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस दे रखी है आपको, मतलब अल्फा मान लो 3, बीटा मान लो -2 और आप कर लेते हैं इसको। ठीक है तो यहां पर क्या होता है आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ये x प्लस का अल्फा बीटा ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो x² माइनस, ठीक है अल्फा की वैल्यू 3 और यहाँ -2 और ये x प्लस का, अब यहाँ पे ब्रैकेट में रख लेना 3 और ये -2। ठीक है तो ये आ जाएगा x², अब ये 3 में से 2 गए तो 1 × x मतलब x ही हो जाएगा, 1x में मर्ज हो जाएगा x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 6 होता है, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है 3 × 2 = 6, तो ये आएगा आपका x² माइनस का x और माइनस का 6, तो a इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों x² माइनस का x माइनस का 6। ओके अब देख ले नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। देखो ये आपका x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। अब इसने दे रखा है x बराबर a, मान लो x बराबर a यहाँ पर है। ठीक है उसके बाद मतलब ये लाइन ऐसे हो जाएगी सीधी सीधी अगर मैं बढ़ाऊं तो। ठीक है और y बराबर b, तो यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी y बराबर b। ठीक है y बराबर b, ये x बराबर a। ठीक है अब ये देखो इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b है, दोनों बराबर नहीं है कि ये बराबर। ठीक है a इज नॉट इक्वल टू, इंटरसेक्ट करेगी तो c और d तो आएंगे नहीं। ठीक है अब इंटरसेक्ट किस पर करेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x का पॉइंट होता है a ये वाला, और ये y से कितनी डिस्टेंस पे b, ये वाला पॉइंट पूछा है ना, तो ये a और यहाँ से कितनी दूरी है b, तो ये b लिखते हैं, तो a b पर करेगी। ठीक है इंटरसेक्टिंग एट a, b, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा a इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है b a पे थोड़ी करेगी इंटरसेक्ट, a b पे करेगी। ओके तो ये हो गया 5th का a। ओके अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, देखो 6th वाला, इसमें कुछ नहीं करना था, इसका रेशो अपॉन इसका रेशो, इसका रेशो अपॉन इसका रेशो, यही होता है ना आपकी बीपीटी। तो मैं क्या लूँगा 2.8 अपॉन 2.1 इक्वल्स टू x अपॉन, जिस रेशो में ऐसे ले रहे हैं उसी रेशो में लेना है, यहाँ से लिया हमने, और फिर x अपॉन का क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर आ जाएगा 2.8 × 4.8, इसको यहाँ पर लिया गया इंटू करने में, और यहाँ 2.1, अब पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल। ठीक है और यहाँ पर आप इसका पॉइंट हटा लो। ठीक है नीचे आ जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई किसी से कट रहा है, देखो ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 7 जा। ठीक है या फिर 7 3 जा कर लो आप, 3 7 जा 21। ठीक है 3 7 जा और ये 3 1 जा और 3 6 जा 18। ठीक है ये कट गया आपका, फिर ये 7 4 जा 28। ठीक है और 16 4 जा कितना होता है आपके 16 चौक 64 और नीचे 10 है ही, तो ये आ जाएगा 6.4। ठीक है 6.4 कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है अब देखो अगला नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आया था आपका 7 देख लो 7 क्या है, इधर राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे कुछ। ठीक है और वहाँ पे एंगल ए पर आपको 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ मैंने आंख मीच के एंगल ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ओके अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, या फिर यहाँ बी लिख दो यहाँ सी लिख दो, कोई भी बात नहीं, लेकिन एक पे 90 है ध्यान रखना। तो ए बी बराबर ए सी है, यानी कि राइट एंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ये वाली साइड बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है अब आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 90 डिग्री की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है यहाँ पर 90 डिग्री की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है 90 डिग्री की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे 90 हम कर देंगे पुट, और बाकी अब हम निकाल देते हैं। ठीक है
देखो ये 90 है और ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, अब साइन सी कितना होगा तुम्हारा, साइन सी मतलब 45 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा था ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ साइन सी 1/√2। फिर नेक्स्ट है डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर। देखो आपके डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। अब लेस देन ये पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवेंट हैपेंड, कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने 6 को भी काउंट करना पड़ेगा, 1 2 6। ठीक है, तो 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि लेस देन 6 पूछा है, तो लेस देन 6 मतलब ये वाले सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेस देन 6 से ही हो जाएंगे, इक्वल टू और लेस देन होता तब 6 को भी काउंट करते हैं, लेकिन अभी लेस देन 6 ले रहा है तो 6 से लेस देन मतलब ये 5 नंबर और नीचे 6, 5/6 मतलब 20 का करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P a tangent PA is drawn to a circle, the number of tangents through P parallel to PA। देखो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ है, देखो ये ऐसा कुछ है सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है P और P से एक टेंजेंट मैंने बना दी PA, ये मैंने बना दिया ऐसे PA। ठीक है, थोड़ी सीधी लाइन ये देख लेना आप, ये PA टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट PA is drawn to a circle, the number of tangents through P, इस P से थ्रू P पैरेलल टू PA, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रू P पैरेलल टू PA, PA के पैरेलल कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। देखो इस पॉइंट से इस पर, तो यहाँ पर तो एक ही बनाई, अब यहाँ से एक ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, तो इसके पैरेलल तो हम बना ही नहीं सकते ना, कैसे बनाओगे। देखो इसे यहाँ पर बना दिया आपने ऐसे, अब दूसरी पैरेलल तो बना ही ना, गिवन पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे तो एक ही बनी ना यहाँ से, तो ठीक है, तो और इसके अलावा तो बनेगी नहीं, तो 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, बनी नहीं बारी, ठीक है, तो डी आ जाएगा इसका 0। ठीक है, बनी नहीं बारी ना, पैरेलल बोला उसने, ठीक है, 0 आ जाएगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देखो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये याद होना चाहिए था इसमें, और वो किसके बराबर है, दे भी रखा है, ये इक्वल्स टू 11/21। ओके, अब हमको इसमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो देखो रेडियस r³ में लिखूंगा 11/21, इसको ऐसे लिखा। अब ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे चल जाएगी, तो 3 नीचे ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और पाई देखो पाई ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दूँ 22 और नीचे 7 है तो 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये r³ लिखूंगा मैं इधर, यहाँ पर इसको लिख लो आप ऐसे, देखो 21 से पूरा का 7 3 जा 21, ये पूरा ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो नीचे कितना बच गया 1/8, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम, तो r बराबर क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्यूब रूट है तो क्यूब में 3 का पेयर बन रहा है, तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आपका आ जाएगा r बराबर 1/2। अब 1/2 सेंटीमीटर ये रहा, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, C इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीचे सारी वैल्यू है 4 2 जा 8। ठीक है, तो 1/2 सेंटीमीटर C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। और आपको है ना इसके अलावा जो पेपर कोड अगर आपका कोई अलग है वो सोल्व करवाना है तो हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, PDF भेज दे उसकी, है ना, वो सोल्व हो जाएगा आपका। देखो अब ये वाला ये सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। आप PDF है ना थोड़ी सीधी बनाइएगा अगर हो सके तो, है ना। अभी तो चलो मैं कर देता हूँ। देखो 11th क्वेश्चन है, इसमें जीरोस निकालने, नंबर ऑफ जीरो, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है 1 2, तो 2 जीरोस होगी डी। ठीक है, सिंपल था ये तो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल 5 और 3 सेंटीमीटर दे रखे, ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा सेंटर OCD, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, 60 दे रखा है, तो पहले तो बड़े वाले का निकालूंगा OAB का, और फिर छोटे वाले का निकालूंगा OCD का, उसमें से उसको घटा लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, 60/360 इंटू पाई की पाई यहाँ रख देता हूँ, पाई इंटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा r², तो r कितना है 5 × 5। ठीक है, और माइनस किस में से कर दूंगा, छोटे वाले में से, 60/360 इंटू पाई, और यहाँ पे कितना करूँगा 3 × 3, अंदर वाला तो 3 है ना। अब 60/360 और पाई दोनों में बाहर ले लूँगा कॉमन, ठीक है, इंटू पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 25, और ये 3 3 जा 9 ये बचा। अब देखो 0 से 0, 6 से ये 6 टाइम 1/6 आ जाएगा,
और इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। देखो पाई तो ऐसे ही रखना है, पाई को नहीं छेड़ना, देखो आंसर पाई में है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 में से 9 गए तो कितने बचे आपके, ये आपके 16 बचे। तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ 16 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ 16 लिख लेता हूँ दोस्तों, है ना। अब 16/6 कुछ आ रहा है यहाँ पर 16/6 किसी का, हाँ देखो 16/6 और यहाँ पे पाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 से, 2 3 जा और 2 8 जा, तो 8 पाई/3, देखो ये आ रहा बी वाला। तो 20 का करेक्ट आंसर दोस्तों 8 पाई/3, ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द मीन मीडियन ऑफ द डेटा, ये मोड ऑफ द डेटा, देखो एम्पेरिकल रिलेशन होता है ना इनमें, मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये लगाया होगा आपने, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो 3 मीडियन की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो मीन की तो वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस 2 मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, मीन की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। तो ये 33 और ये 20, ठीक है 33। एक बार मीडियन चेक कर लें, देखो मीडियन ये वाला 11 और मीन आपका 10 वाला, मीन आपका 10 वाला, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका 13, ठीक है 13 ही बचा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये ऐसे निकल जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दोस्तों हम देख लेते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 14 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। देखो आपके 2 कॉइन्स में या तो हेड आ सकता है या फिर हेड टेल आ सकता है, ये टेल हेड आ सकता है, ये टेल टेल आ सकता है। अब वो पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है 4, ठीक है, नीचे 4 तो आएगा, यानी कि ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है, इन दोनों में से आंसर है। अब हेड गेटिंग 2 हेड सिर्फ एक बार आ रहा है तो 1/4 आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है cos a इक्वल्स टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ tan a इज इक्वल्स टू, tan a की वैल्यू निकालनी है। देखो cos a इक्वल्स टू दे रखा है 1/2, ठीक है, cos a इक्वल्स टू 1/2। अब cos a बराबर 1/2 है और 1/2 cos a में, ठीक है, ये मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं पूरा कंप्लीटली करके दिखा देता हूँ। देखो PBP HHB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कोस से होता है, थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं डायग्राम, इजी पड़ेगा आपको, समझ में भी आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया A B और ये C लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो भी मैं मेजर कर रहा हूँ ना, एंगल A ये वाला एंगल है तो ये वाला बेस होगा, अगर एंगल C से करता तो बेस ही होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos A इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, तो बेस कितना होगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा वो देख लो। बेस तो होगा इसका 1, यहाँ पे लिख रखा है ना, ऊपर वाला बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज कितनी होगी इसकी 2, ठीक है, नीचे वाला वो होगा। अब इसमें बेस क्या होगा, ये वाला 1, इधर का मान लिया मैंने बेस, ठीक है। और देखो एंगल के नियरेस्ट क्या होता है, बेस होता है, ध्यान रखना। मैंने एंगल यहाँ लिया है, अगर ए यहाँ लेता तो यहाँ कर देते, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, AB का स्क्वायर कितना होता है 1 और BC का स्क्वायर निकाल लो यहाँ पे। तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 - 1 3, तो BC कितना आ जाएगा आपके पास √3। अब √3 आ गया, क्या आ गया √3। अब हमको निकालना क्या है tan A, तो tan A अकॉर्डिंग टू, मतलब जब अपन ने ये कॉन्सेप्ट बनाया तो इसको देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल A के हिसाब से लेंगे, ध्यान रखना, एंगल A के हिसाब से ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है BC परपेंडिकुलर है इसके लिए, और बेस कितना है AB, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है √3 और AB कितना है 1, तो √3 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा √3। 20 का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखो इसकी जो साइड है ना क्यूब की, क्यूब की जो साइड है ना आपकी, वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर,
बस यही डायामीटर हो जाएगा अगर ये स्फीयर अगर इसमें से कार्व आउट करेंगे, ठीक है। तो 14 तो डायामीटर हो जाएगा इसका आधा, रेडियस पूछा है तो रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस इसका आधा करेंगे तो 14/2 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए 7 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखो ये दे रखा है आपको an इक्वल्स टू 5n-1, n की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो a1 बराबर आ जाएगा 5, यहाँ 1 रखेंगे, 5 × 1 1, 5 - 1 मतलब 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखो, 5 × 2 = 10, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ पर n बराबर 3 रखो, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे 5 × 3 = 15, 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 14। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इनका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, 9 में से 4 गए तो 5, इनका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, ठीक है, इनका 5 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो नेक्स्ट दिखा देता हूं आपको। 18th देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मीन कितना है 8.1 रख दो, सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी दे रखी, ये 132 प्लस का 5p, ठीक है, और नीचे इसकी वैल्यू कितने रखी 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8.1 इसको ऐसे लिख देते हैं 132 प्लस का 5p इक्वल्स टू 8.1 × 20, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर आप सोल्व कर लेते, इसका पॉइंट हटाओगे, 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 81 2 जा कर लेंगे 162, ठीक है, और यहाँ पर आपका 5p आ जाएगा, माइनस का 132 कर दो, ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका 0, और यहाँ पे 6 3 गए तो 3, और ठीक है 30 बचेगा, ठीक है, और 5p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, और ये आ जाएगा 6, p की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, b इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने सारा बता दिया आपको कैसे होता है ये, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला असर्शन रीजन का है दोस्तों, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना होता है। असर्शन डिस्टेंस ऑफ अ PA फ्रॉम ओरिजिन, देखो a और कॉमा b की अगर डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन मतलब 0 0 से, तो a - 0 का होल स्क्वायर a² होता है, b - 0 का होल स्क्वायर b² होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आगे बताया था शुरू में ऊपर में, ठीक है, यही होता है। यानी कि असर्शन तो एकदम ट्रू है, ठीक है। अब हमने निकाला कैसे इसको, इस फॉर्मूले से निकाला ना, रीजन से, इस वाले फॉर्मूले से तो निकाला x2 - x1, ठीक है, तो रीजन भी ट्रू है और रीजन असर्शन को क्लियरिफाई भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा दोस्तों। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। अब देख लेते हैं 20th क्वेश्चन। तो देखो √2 और ये रूट में वैल्यू है ना, तो इर्रेशनल नंबर होगा, ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है। फिर रीजन दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, देखो ऑलवेज वर्ड लगा दिया, ये फॉल्स हो जाएगा, कैसे वो भी बता देता हूँ। जैसे √3 ले लिया मैंने और दोबारा से √3 ले लिया, ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों इर्रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, √3 × √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ऑलवेज तो नहीं होता, कभी कभी ये रेशनल भी हो जाता है आपका, तो ऑलवेज नहीं होगा इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट कौन सा है, असर्शन ए ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, सी इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैंने सेक्शन ए तो कंप्लीट कर दिया है, अब देखो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसकी जो केस स्टडी है ना इस कोड की, अगर सोल्व करनी है तो आप कॉमेंट टाइप कर देना, कमेंट में बता देना हमें, इसकी केस स्टडी हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। इस कोड के लिए अगर आपके कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं इसकी केस स्टडी भी सोल्व कर दूंगा, ओके। बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब हम सीबीएसई, ये जो सीबीएसई ये पेपर देख रहे हो आप, सीबीएसई क्लास 10th और मैथ्स का जो पेपर है इसका कोड 43042 और सेट नंबर है 2। इस पेपर को अब हम सोल्व करने वाले हैं, इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो सेट कोड है इसके लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आया था वो देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ये मैं रेड लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 25 = 0। तो x² = 25 लिखूंगा और x = क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, अभी रूट हो जाएगा ना 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो एक बार प्लस का 5 हो जाएगा और एक बार माइनस का 5, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये इसका
आंसर है। दो इसके रूट्स हो जाएंगे, एक 5 और एक -5, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है 2800 और इसको लिख दिया 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7। अब 28 ये 100 है ना, इसको आप है ना एक बार कर लीजिए। 2800 पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 4, ठीक है। फिर 2 से अगेन 7, ये ठीक है। फिर 2 से अगेन जाएगा 350, फिर 2 से अगेन जाएगा ये 2 1 जा, ठीक है। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि एंड डिजिट क्या आ रही है इसकी 5 आ रही है, ठीक है। तो अभी 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा हो गया 15 और यहाँ 2 बचा, नहीं 5 और 7 12 और 13, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा दोस्तों, है ना। 5 से जाएगा, इसकी डिजिट का सम भी 3 से नहीं जा रहा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, ठीक है। 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये अगेन 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, फिर ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। और इसके बाद 5 7, ठीक है 7। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3 4, 2 की पावर बन रही है 4, ठीक है। 5 की पावर 1 2, 5 की पावर बन रही है 2 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, ये 5 की पावर 2 और 7 की पावर ये आपकी है, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछा, 4 और 2 कितना होता है 6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, और मैं इसमें ना सॉल्यूशन कर करके बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको मतलब है ना लगेगा ही नहीं कि गलत है कि सही है, पूरा मैं सॉल्यूशन ही करके बता रहा हूँ, खत्म बात, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया था आपका, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके जो 6 पार्ट होते हैं ना हिडन पार्ट, वो निकाल लो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी और इसका क्यू पी, ये ऐसे रेशो में लेते हैं। फिर उसके बाद बी सी, जिस ऑर्डर में ले रहा हूँ उसी ऑर्डर में लेना है। फिर पी आर अपॉन में पी आर, फिर उसके बाद ए सी और ये अपॉन में क्यू आर, ये मैं ऐसे लिख दूँ। अब देखो हमको क्या निकालना है उसको ले लेते हैं। एक तो ए सी चाहिए, ए सी ये वाला पार्ट पूरा ले लेते हैं, ठीक है। ए सी और इसका क्यू आर हो जाएगा। एक हम इसमें ये बी सी ले लेते हैं, बी सी किस मार है, इस मार है। तो ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, इन दोनों से ले लेते हैं। तो बी सी अपॉन, देखो अब बी सी कितना है इसमें, बी सी इसमें देखो यहाँ पे 4.6 लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर कितना है इसमें, पी आर देखो पी आर एक्स है, यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल्स टू ए सी कितना है इसमें, ए सी 6 है, ठीक है। और क्यू आर कितना है इसमें, क्यू आर कितना है 3 है, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसमें x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 4.6 अपॉन 2 ये x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2.3 देखो सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। अब फिर देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है आपको, ए पी ओ, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये बात बताओ, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है। और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 और 70 ये कितना हो गए 160, 7 7 14 15 16 160, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो 20 डिग्री देख लो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 एंड 3। देखो -1 और 3 इसके जीरोस हैं, यानी कि अल्फा को मैंने मान लिया -1, बीटा को मान लिया 3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा -1 + 3 इक्वल्स टू -b अपॉन ए। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे -b अपॉन ए, तो माइनस ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 है, ठीक है। इस तरह से ऐसी है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ होती है c अपॉन ए। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना 3, तो -3 इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा -3 है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इक्वेशन देखो ax² + का bx + का c है। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो ना, ये तो वेरिएबल्स है, ठीक है। ये तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना इसके मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स होता है, कितनी भी हो सकती है भाई। यहाँ पे वेरिएबल है ना, देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट हो सकती है, तो कुछ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है आपकी, जिनके 0 -1 और 3 हो, ठीक है। तो ऐसी मैनी मोर देन 3 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन अ कोड एंड ईदर ऑफ द 2 आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। इसके बाद कोड मैंने बना दी ये वाली, ठीक है। अब ये 2 आर्कों के बीच में ये बना है, तो ये वाली जो है ना, ये आर्क के बीच में ये बना हुआ है,
इस चीज़ को पूछा है, ये क्या चीज़ होती है, ये कोड है ना, कोड से और ये आर्क से बना ये चीज़ क्या कहलाती है, सेगमेंट दोस्तों। क्या कहलाती है, सेगमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ए सेगमेंट। ओके, तो ये हमने कर लिए। अब आगे देख लेते हैं, तो आगे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखो 7th क्वेश्चन है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन टच इट। देखो एक सर्कल पर एक पॉइंट पर ही टच करके जाती है वो टेंजेंट, तो ओनली 1 पॉइंट ओनली। ओके, फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इस तरह से दे रखा है। लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास पहचानो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 14 का। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। ये मॉडल क्लास में भी ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट पूछा है इसमें, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है, 4 to 5, तो 4 to 5 ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, ये दे रखा है इस तरह से, ए मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A23 और ये दिख रहा है A19 इक्वल्स टू 32। अब A23 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस का 22D। ठीक है, फिर माइनस, अभी ब्रैकेट लगा लेना, देख, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओ ना फिर गलती हो जाएगी। A1 और इसको लिख सकता हूँ मैं 18D। ठीक है, इक्वल्स टू 32। क्या फॉर्मूला लगाया इसमें मैंने, देखो इसमें लगाया AN बराबर A1 प्लस का N-1 इंटू D, जिसमें n कम हो जाता है। यहाँ पर देखो कम ही हुआ ना, 23 22, यहाँ पे 19 और 18 था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। A1 प्लस 22D माइनस अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, A1 माइनस का 18D इक्वल्स टू 32। अब A1 से ये गया 22D, 22D में से 18D गया तो कितना बचा आपका, 4D बचा ना। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 32। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 अपॉन का 4, 4 8 जा 32। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, 8। तो इसमें देख लेते हैं 8, तो ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना, 8 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चल आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है देखो, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो सीधा ही फॉर्मूला है इसका, तो सेक्टर ऑफ एंगल थीटा अपॉन क्या होता है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये एरिया पूछा है ना, पेरीमीटर पूछता तो ये वाला हो जाता। अब पाई आर स्क्वायर ये रहा ना, बी इसका करेक्ट आंसर। सॉरी 1 मिनट रुको, थीटा देखो ये वाला आंसर होगा इसमें। देखो थोड़ा ट्रिकी है, देखो बताता हूँ कैसे ट्रिकी है। डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो 2, इसके जो 2 है ना, 2 से इसका ये काटो तो 360 आ जाएगा इधर। ठीक है, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों, समझ गए ना आप। देखो 2 से ये काटोगे ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये अपना 0 आ ही जाएगा, तो 360 बन जाएगा दोबारा से। तो थीटा अपन ये बन रहा है ना ये वाली चीज़, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर, तो इफ C1 - 1 इज द मिड पॉइंट। देखो ऐसा कुछ दे रखा है आपको, C मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट मतलब ये 1, -1। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है और A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 4, x और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे दोस्तों -2 and 4। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, मिड पॉइंट है ना, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 4 + -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, ऐसे लगाता हूँ। 4 यहाँ पे -2, ठीक है, 4 मतलब प्लस करूँगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 - 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे अपन 1। तो ये तो हमको करना ही नहीं, क्योंकि देखो वैसे भी देख पा रहे हो 1 का 1 आ रहा है, हमको तो x से मतलब है ना, तो y का लेंगे सिर्फ। तो x + 4 यहाँ पर करूँगा मैं x, ठीक है, +4 y का ले रहा हूँ। देखो ये वाला टर्म पीछे वाला, इसका पीछे वाला टर्म और इसका भी पीछे वाला लूँगा। x + 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये लूँगा। अब यहाँ पे देखो x + 4 इक्वल्स टू 2 से इंटू -1 होगा तो -2 और x बराबर हो जाएगा -2, 4 इधर जाएगा तो -4, x बराबर कितना आ जाएगा -6। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ये इसका आंसर है, x इक्वल्स टू -6। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला 12th क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये वैल्यू पुट कर दो, इसको ऐसे के ऐसे रहने दो। तो 1 अपॉन यहाँ पे लिखूंगा
कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन नीचे साइन स्क्वायर है ना, ऊपर चल जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का यहाँ पे नीचे क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये तो ऊपर का है, यहाँ पे पुट कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह है ना ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम है, बस इसमें प्लस माइनस का अंतर है, तो -1 कॉमन ले लो, -1 ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा ये, और माइनस का ये साइन प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन, तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया ऐसे, इधर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो मैं एक एक ये सॉल्यूशन भी करके बता रहा हूँ साथ में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बस ये करते हैं हम ना। 13 देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, देखो, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखो पी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये होता है पी प्लस जो नॉट हैपेंड, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड, प्रोबेबिलिटी हैपेंड, इन दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 45 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से दोस्तों इसको लेना है, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर कोई पॉइंट है 4,5, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की, तो ऐसे थोड़ी होगा, वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से होगा ना, तो ये वाली डिस्टेंस होती है। अब ये वाली डिस्टेंस वाई की होगी, ये वाली 5, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट 5 है, देखो दिख रहा है ना 5 यूनिट, क्योंकि 4 तो ये वाला होता है, 5 ये वाला होता है ना वाई का, तो 5 आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी 5, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए हम स्क्वायर देखते हैं, या इसको ये आना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए या लीनियर इक्वेशन, ना क्यूबिक होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए डिग्री 2 होनी चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं, तो इसमें देख लेते हैं एक बार अच्छे से, देखो ये वाला तो होगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, और ये कटेगा भी नहीं किसी से, ये तो नहीं होगा फिर, ठीक है, नोट वाला लगाना है, ठीक है, ये तो है तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। फिर इसको देखते हैं 2x एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बना 2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ठीक है, और यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, अगर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर भी बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद देखते हैं ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, हाँ इसको देख लेते हैं एक बार, थर्ड वाले को, इसमें शायद कट जाएंगे एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं। तो ये अंदर एक्स स्क्वायर मैंने करा, अंदर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक्स बना, और यहाँ पे +8, और यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लिख सकता हूँ इसको, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का, ये कट जाएंगे दोनों। अब लीनियर इक्वेशन बची है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, और बाकी का डी तो नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है आपका सी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको इससे इंटू करोगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू करोगे एक्स, और फिर प्लस का 8a लिख दिया, और फिर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये इधर ले जाओगे तो माइनस का, और ये प्लस का है, कट जाएंगे। अब बचा क्या, डिग्री 1 में बचा ना x प्लस 8, और ये तो ये यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि नोट वाला लगाना था, तो सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ना। फिर नेक्स्ट है 16, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, देखो ये दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k, और इसका एक 0 1 है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करना पड़ा और इसको 0 के बराबर कर देगा वो, तो k यहाँ पे रख दिया 1 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पर k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे k, यहाँ पे कितना आ गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया k, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, k और k कितना होता है 2k, और ये +4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेसिकली आपकी -2, ठीक है,
के की वैल्यू क्या आ गई आपकी दोस्तों -2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, के की वैल्यू -2, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70, द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो ये 5 है, ठीक है, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 20 कितना होता है आपका 33, 33 और 15 कितना होता है ये आपका 38, 48, 48 और 7 55, 55 और आपका ये 5 60। तो ये जो होता है n/2 करेंगे, n/2 मतलब 60/2, ये कितना आएगा आपका 30। अब 30 से इमीडिएटली ऊपर बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर, इसके सामने जाना है। तो ये आपकी मीडियन क्लास है, ये क्या है आपकी मीडियन क्लास है। और हमसे पूछा क्या है, मीडियन क्लास ही पूछा है, मीडियन ग्रुप। तो 20 से 30 आ जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर दोस्तों है ना, सीधा ही पूछा है 20 to 30। फिर नेक्स्ट है अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर तो हाई है, ठीक है, और कास्ट शेडो कर रही है वो 3√3 और अलोंग सन्स एलिवेशन, ये वाला एंगल पूछा सन्स एलिवेशन। तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो 9 अपॉन क्या कर दूंगा 3√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, PVP HHP, याद है PVP HHP, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 9, 3/√3 आ जाएगा, 3 की पावर 1, और इसको 3 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो माइनस का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर हाफ, यानी कि √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में 60 की वैल्यू। ठीक है, 60 की वैल्यू होती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए आ जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने कर लिए 18। अब असरसन रीजन के बचे हैं ना, असरसन रीजन के वो देख लो, इनको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना होता है। ये देख लेते हैं हम असरसन रीजन, है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 ऑन, देखो रोलिंग में भाई डाइस में तो आपके 1 to 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, ये इवेंट तो होता ही नहीं है। तो ये इसका आंसर सही है, 0 है, 0 होती है। जब प्रोबेबिलिटी होती नहीं है तो 0 ही होगा ना उसका, तो ये तो बात ट्रू है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट तो होता है 1, इम्पॉसिबल इवेंट 0, ये बात भी सही है। और ये जो 0 है ना इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें देखने को मिल रहा है असरसन में, यानी कि दोनों ट्रू है और रीजन असरसन को क्लेरिफाई भी कर रहा है। तो हम लिख देंगे बोथ असरसन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 20, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मैं देख देता हूँ, देखो यहाँ पर आपका देखो पहली लीनियर इक्वेशन में a1 कितना है आपका 5 है, ठीक है, आपका b1 कितना है 2 है, और c1 कितना है 6 है। दूसरे वाली इक्वेशन में आपका a2 कितना है 7 है, b2 कितना है आपका 6 है, और c2 कितना है आपका, यहाँ पर c2 है 18। ओके, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब ओवरलैप हो जाए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी आता है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है कि ये देखो 5/7 इक्वल्स टू 2/6, ये तो यहीं पर अनइक्वल हो गए, यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये तो फॉल्स है। ठीक है, पहला असरसन तो फॉल्स है। रीजन देखो, अच्छा ठीक है, रीजन में तीनों इक्वल दे रखे हैं, ये रीजन सही है, रीजन सही है, असरसन गलत है, असरसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला हमने कोड तो सोल्व कर दिया है। अगर इसके अलावा कोई और कोड भी आपको सोल्व कराना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।